नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। एक अध्ययन के मुताबिक उच्च रिफिल लागत और पहुंच की कमी के कारण निर्धन लोग तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान भारत वस्तुओं में व्यापार समझौते की समीक्षा 2025 में संपन्न होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को उसके 24 सप्ताह से ज्यादा के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। प्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने मार्केट कपलिंग पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 2022 से 26 के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नए योजना दिशा निर्देश जारी किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक अध्ययन के मुताबिक उच्च रिफिल लागत और पहुंच की कमी के कारण निर्धन लोग तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यह अध्ययन यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की क्लीनर एयर एंड बेटर हेल्थ CABH परियोजना का हिस्सा है। इस अध्ययन का उद्देश्य अस्वच्छ बायोमास ईंधन के उपयोग को छोड़ने में बाधा बनने वाली चुनौतियों की पहचान करना है। CABH परियोजना वायु प्रदूषण में कमी करने के प्रयासों को मजबूती प्रदान करती है, साथ ही भारत के चयनित क्षेत्रों में इसके जोखिम को कम करने में योगदान देती है। LPG तक पहुँच का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई है। इस योजना को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2016 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित परिवार जो खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले जैसे पारंपरिक ईंधन का उपयोग कर रहे हैं या कहें कि जैव ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, उन्हें LPG जैसा स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है। इसका प्रारंभिक लक्ष्य मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान करना था। वर्ष 2021 में उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य कम आय वाले ऐसे परिवार जिन्हें PMUY के प्रथम चरण के अंतर्गत कवर नहीं किया गया था, उन्हें निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना के तहत निःशुल्क LPG कनेक्शन सहित प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। ये वित्तीय सहायता सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, LPG पाइप, उपभोक्ता कार्ड और इंस्टॉलेशन चार्ज की लागत को कवर करने के लिए दी जाती है। LPG तक पहुंच और निरंतर उपयोग में कई बाधाएं हैं। LPG कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी जटिल है। इसके अलावा कई जगह सिलेंडर की घर पर डिलीवरी की सुविधा नहीं है। शिकायतों को दूर करने का तंत्र कमजोर है और LPG उपयोग के लाभों के बारे में जागरूकता की भी कमी है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान भारत वस्तुओं में व्यापार समझौते यानी AITGA की समीक्षा 2025 में संपन्न होगी। एटिगा या अतिगा बोल सकते हैं इसको। इसकी समीक्षा भारत की प्रमुख मांग रही है। इसका कारण ये है कि इसके अंतर्गत भारत द्वारा आसियान देशों को किए जा रहे निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतिगा पर 2009 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत भारत और आसियान ने 76% से ज्यादा वस्तुओं पर शुल्कों को धीरे धीरे कम और समाप्त करके अपने बाजार खोलने का निर्णय लिया था। बाजार के समक्ष और भी कई समस्याएं हैं, जैसे कि गैर प्रशुल्क बाधाओं, आयात नियमों जैसी समस्याओं के कारण आयात में असंगत वृद्धि दर्ज की गई है। भारत ने 2022-23 में आसियान देशों को $44 बिलियन का निर्यात किया था, जबकि इन देशों से आयात $87.57 बिलियन का था। आसियान देश इस समझौते के तहत निर्धारित कम शुल्क का लाभ उठाकर तीसरे देशों की वस्तुओं का भारत में निर्यात कर रहे हैं। भारत आसियान संबंधों की शुरुआत 1992 में एक क्षेत्रीय संवाद साझेदारी के साथ हुई थी। वर्ष 2022 में इन संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक अपग्रेड कर दिया गया था। आसियान भारत की हिंद प्रशांत नीति के केंद्र में है। इसके अलावा दोनों सभ्यतागत संबंधों को साझा करते हैं और दोनों के बीच परस्पर सांस्कृतिक विनिमय भी होता है। सहयोग के लिए और भी कई पहलें की गई हैं, जैसे कि वर्ष 2014 में आसियान भारत मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा आसियान भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्य समूह
AIWGST का गठन किया गया है। भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना संचालित की जा रही है और स्मार्ट कृषि में सहयोग किया जा रहा है तथा सिटी टू सिटी पार्टनरशिप्स योजना लागू की गई है। हिंद प्रशांत महासागर पहल, आसियान भारत समुद्री अभ्यास आदि भी शुरू किए गए हैं। लेकिन चुनौतियां ये हैं कि चीन का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा मुख्य सुरक्षा भागीदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP से भारत का पीछे हटना प्रमुख चुनौतियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार पीड़िता को उसके 24 सप्ताह से ज्यादा के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी है। गर्भ का चिकित्सकीय समापन यानी MTP संशोधन अधिनियम 2021 बलात्कार पीड़िताओं को उनके 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है। MTP अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके किए जाने वाला कोई भी गर्भपात भारतीय दंड संहिता की धारा 312 और 313 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। हालांकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार की एक पीड़िता को इस आधार पर उसके 27 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी थी कि वो उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भवती हुई। MTP अधिनियम 2021 के मुख्य प्रावधानों के तहत 20 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने के लिए एक चिकित्सक की सलाह पर कोई भी महिला गर्भपात करा सकती है। 20 से 24 सप्ताह का गर्भपात कराने के लिए कम से कम 2 चिकित्सकों की सलाह पर केवल 2 परिस्थितियों में ही गर्भ की समाप्ति की अनुमति है कि या तो बच्चे को गंभीर बीमारी होने का खतरा हो या फिर महिला के जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो। ये बलात्कार पीड़िताओं, परिवार के सदस्यों द्वारा व्यभिचार की पीड़ित महिलाओं और अन्य सुभेद्य महिलाओं जैसे दिव्यांग, नाबालिग आदि के लिए उपलब्ध है। इसके तहत सभी विवाहित या अविवाहित महिलाओं को शामिल किया गया है और 24 सप्ताह से ज्यादा का अगर भ्रूण हो गया है तो केवल भ्रूण की असामान्य स्थिति में मेडिकल बोर्ड की सलाह पर गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी जाती है। सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करना अनिवार्य किया गया है और इसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ आदि शामिल होंगे। अगली खबर चिकित्सा क्षेत्र से है। प्रथम विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों के समाधान में पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा यानी ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन TCIM की भूमिका पर परिचर्चा की गई। पहली बार इस तरह के शिखर सम्मेलन में TCIM के वित्त पोषण, देशज लोगों के स्वास्थ्य, गुणवत्ता, आश्वासन, पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान, जैव विविधता, व्यापार, रोगी सुरक्षा इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई। इस शिखर सम्मेलन की थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण की ओर, टुवर्ड्स हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। पारंपरिक चिकित्सा का मतलब है बीमारियों के उपचार, निदान और रोकथाम या लोगों के कल्याण के लिए स्वास्थ्य पद्धतियों, दृष्टिकोणों, ज्ञान और मान्यताओं से। इसमें जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक थेरेपी से उपचार किया जाता है। इसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी, यूनान, सिद्ध और होम्योपैथी तथा सोवा रिगपा आदि शामिल हैं। भारत में 2014 से 2023 के बीच पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में 8 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। पारंपरिक चिकित्सा का लाभ ये होता है कि ये एक तो सहज रूप से सुलभ है और किफायती उपचार प्रणाली है। इस पद्धति में रोगी विशिष्ट उपचार पर ध्यान दिया जाता है तथा संभावित सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके इलाज से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता या नाम मात्र का होता है। इसमें किसी व्यक्ति की समग्र देखभाल पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए और भी कई उपाय किए गए हैं। जैसे गुजरात के जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अस्ताना घोषणा पत्र 2018 अपनाया गया है। यह घोषणा पत्र PHC सेवा प्रदान करने में और तकनीक को शामिल करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। आयुष प्रणाली के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्रसारित करने के लिए 39 देशों में आयुष सूचना प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने मार्केट कपलिंग पर विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। मार्केट कपलिंग का मतलब है सरकार के स्वामित्व वाली एकल विद्युत व्यापार इकाई का गठन। मार्केट कपलिंग के तहत देश के सभी पावर एक्सचेंजेस से खरीद और बिक्री की बोलियों को समेकित किया जाएगा और उनका मिलान किया जाएगा। ऐसा एक समान बिजली मूल्य या बाजार समाशोधन मूल्य पता करने के लिए किया जाएगा। ऐसा डे अहेड मार्केट या रियल टाइम मार्केट या CERC द्वारा अधिसूचित किसी अन्य बाजार के लिए किया जाएगा। डे अहेड मार्केट एक तरह का वित्तीय बाजार है जहां बाजार भागीदार वित्तीय रूप से बाध्यकारी डे अहेड कीमतों पर अगले दिन के लिए विद्युत ऊर्जा की खरीद और बिक्री करते हैं। वर्तमान में भारत के 3 पावर एक्सचेंजेस में MCPs अलग अलग हैं।
ये 3 पावर एक्सचेंजेस हैं: इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड यानी PXIL और हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड यानी HPX। वर्तमान में IEX की विद्युत बाजार में लगभग 90% हिस्सेदारी है और इस तरह से इस क्षेत्र में इसका एकाधिकार बना हुआ है। CERC ने अपने CERC विद्युत बाजार विनियम 2021 के माध्यम से देश में पावर एक्सचेंजों के बीच मार्केट कपलिंग के लिए सक्षमकारी प्रावधान तैयार किए हैं। हालांकि इन्हें अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। मार्केट कपलिंग के कई लाभ हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन अवसंरचना का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा। इसके तहत बोली के सभी प्रकारों को ध्यान में रखते हुए तथा इस तरह खरीदार विक्रेताओं की अधिकतम संख्या सुनिश्चित करके आर्थिक अधिशेष को बढ़ाया जा सकेगा। इसके अलावा मार्केट कपलिंग से संबंधित कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि इससे प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी, ये निवेश को हतोत्साहित कर सकता है, ये नवाचार और प्रौद्योगिकी निवेश को कम करेगा, ये पावर एक्सचेंजों की भूमिका को सीमित करेगा। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 2022 से 2026 के दौरान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नए योजना दिशा निर्देश जारी किए। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय योजनाएं पूर्वोत्तर के 8 राज्यों की उनकी जरूरतों के अनुसार परियोजनाएं शुरू करके मौजूदा अंतराल को दूर करने में सहायता करेंगी। मंत्रालय ने इसके लिए कई संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे कि उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसके 2 घटक हैं, NESIDS सड़क और NESIDS सड़क के अलावा अन्य अवसंरचना। पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं की अगर हम बात करें तो NEC क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए नोडल एजेंसी है। विशेष विकास परियोजना, नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज योजना आदि इसकी प्रमुख योजनाएं हैं। पूर्वोत्तर के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल PM डिवाइन योजना भी है। PM डिवाइन की मुख्य विशेषताएं ये हैं कि ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसकी योजना अवधि 2022-23 से 2025-26 तक है। ये योजना PM गतिशक्ति की भावना के अनुरूप है। ये योजना पूर्वोत्तर की जरूरतों के मुताबिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करेंगी, साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका संबंधी गतिविधियों को सक्षम करेगी। परियोजना का चयन नीति आयोग, संबंधित मंत्रालयों या विभागों आदि सहित अलग अलग हितधारकों के परामर्श के आधार पर करेगा। PM डिवाइन परियोजना की संधारणीयता की बात करें तो योजनाओं के तहत निर्मित परिसंपत्तियों के परिचालन और रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। सार्वजनिक निजी भागीदारी का समर्थन किया जाएगा। परियोजनाओं को यथासंभव इंजीनियरिंग खरीद निर्माण के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। लोकसभा अध्यक्ष ने उदयपुर में CPA के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन किया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ लंदन में है। इसकी स्थापना 1911 में एम्पायर पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के रूप में की गई थी। वर्ष 1948 में इसका नाम बदलकर CPA कर दिया गया था, यानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। CPA का उद्देश्य राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों को नियमित विमर्श करने और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना है। इसके सदस्यों में 53 राष्ट्रमंडल देशों के 180 से अधिक विधानमंडल, जिसमें संसद भी शामिल हैं, और भारत भी इसका एक सदस्य है। CPA के 9 भौगोलिक क्षेत्र हैं: अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश द्वीप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र, कनाडा, कैरिबियन, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तथा अटलांटिक, भारत, प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया। अगली खबर है बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने ABBFF का पुनर्गठन किया है। ABBFF केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसी जांच एजेंसियों को किसी मामले को सौंपने से पहले बैंक धोखाधड़ी की प्रथम स्तर की जांच करता है। इसे संगठनों के अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का अधिकार है, जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान। ये समय समय पर वित्तीय प्रणालियों में धोखाधड़ी के मामलों का विश्लेषण भी कर सकता है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक और CVC द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित नीति निर्माण पर इनपुट भी देता है। समायोजित सकल राजस्व। भारतीय दूरसंचार एवं विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने DTH सेवाओं के लाइसेंस शुल्क और नीति संबंधी मामले शीर्षक से अपनी सिफारिशें जारी की हैं। इन सिफारिशों में AGR के प्रतिशत के रूप में लाइसेंस शुल्क को कम करने का प्रस्ताव किया गया है। DTH सेवा के मामले में AGR का मतलब है DTH के संचालन से प्राप्त कुल राजस्व। जैसा कि लेखा परीक्षा किए गए खातों से पता चलता है, इसमें से सब्सक्रिप्शन फीस शुल्क, हार्डवेयर की बिक्री और सेवा या मनोरंजन कर घटाया जाता है।
पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अधिक पूंजीगत व्यय करने वाले राज्यों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 80,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य सरकारों को कुल 1.3 लाख करोड़ रुपए तक की विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। ये राशि 50 साल के लिए ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। पूंजीगत व्यय वो होता है जो लंबी अवधि के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निवेश या फिर विकास खर्च के रूप में सरकारी धन का खर्च होता है। हंगुल यानी सर्वस हंगुलू हंगुलू। हंगुल कश्मीरी बारहसिंगा है। इसकी संख्या में 10% की वृद्धि दर्ज की गई है। हंगुल मध्य एशियाई लाल हिरन की एक उप प्रजाति है। ये कश्मीर और इसके आसपास के क्षेत्रों की स्थानिक प्रजाति है। ये प्रजाति जम्मू कश्मीर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश की ऊंची घाटियों में, नदी तटीय सघन वनों में एवं पहाड़ों पर पाई जाती है। कश्मीर में ये मुख्य रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। IUCN में हंगुल को क्रिटिकली इंडेंजर्ड की श्रेणी में रखा गया है। साइट्स के परिशिष्ट 1 में ये शामिल है और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में और जम्मू तथा कश्मीर WPA 1978 में भी ये शामिल है। इसे पर्यावरण को नुकसान और शिकार से खतरा है। G20 महामारी कोष। पशुपालन और डेयरी विभाग को भारत की पशु स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए महामारी कोष के तहत 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इस कोष से महामारी से निपटने के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल के लिए मदद की जाएगी। G20 महामारी कोष इंडोनेशिया की अध्यक्षता में G20 के अधीन 2022 में 1.4 बिलियन डॉलर के इस कोष का गठन किया गया था। इसका लक्ष्य भविष्य की किसी संभावित वैश्विक बीमारी से निपटने के लिए महत्वपूर्ण निवेशों का वित्त पोषण करना है। इसमें दान करता है G20 के सदस्य देश, G20 के गैर सदस्य देश तथा परोपकारी संगठन और भारत इस कोष के प्रमुख दानकर्ताओं में से एक है। चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा एक स्थिर श्वेत वामन तारे के लिए सैद्धांतिक रूप से संभव अधिकतम द्रव्यमान के लिए उपयोग किए जाने वाला पद है। एक श्वेत वामन तारे के लिए चंद्रशेखर मान सामान्यतः 1.4 सौर द्रव्यमान माना जाता है। चंद्रशेखर सीमा भारतीय मूल के खगोल भौतिकविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर है, जिन्होंने 1930 में इसकी खोज की थी। उन्होंने दर्शाया था कि जब एक निश्चित आकार के तारे का हाइड्रोजन ईंधन समाप्त होने लगता है तो वो एक श्वेत वामन तारे में बदल जाता है। उन्हें तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। फीफा महिला विश्व कप 2023। स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर अपना पहला फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इस 9वें फीफा महिला विश्व कप की संयुक्त मेजबानी की थी। पहली बार फीफा महिला विश्व कप दक्षिणी गोलार्ध में आयोजित हुआ था। फीफा महिला विश्व कप एक अंतर्राष्ट्रीय संघ फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये 1991 से हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन 1991 में चीन में किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका 4 बार फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जीत चुका है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। कच्चा तीवू। कच्चा तीवू भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक निर्जन द्वीप है। ये भारत के रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में और श्रीलंका के जाफना के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। ये स्थान दोनों देशों के मछुआरों के लिए महत्वपूर्ण है, जो पारंपरिक रूप से मछली पकड़ने के लिए इस टापू का उपयोग करते रहे हैं। वर्ष 1974 में भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत भारत ने कच्चा तीवू को श्रीलंका को सौंप दिया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।